हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 04। तो 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से आप उन्हें देखें जाकर, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इन्हीं में से रिपीट हो जाए एग्जाम में। आज मॉक टेस्ट नंबर 4 है और इसको भी आप पहले सोल्व कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर इसका PDF उपलब्ध है, वहाँ जाकर PDF लीजिए, पहले इसको सोल्व करें और कितने मिनट में सोल्व किया है वो भी आप देखें। 10 मिनट से अधिक टाइम नहीं लगाना है, ये आदत डाल लीजिए आप। हो सकता है शुरुआत में प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी। उसके बाद इस सेशन पे आएँ और जो मैंने बताया है तरीका आपको, या फिर जो मैंने आंसर बताए हैं वो आप मैच करें। कितना आपका स्कोर है वो बताएं आप, ठीक है। जैसे कल के पेपर का स्कोर लगभग बच्चों का ठीक सा था, कुछ के 20-21 भी सही हुए थे, बहुत अच्छी बात। लेकिन 25 आउट ऑफ 25 मीन्स 50 में से 50, ये हमारा टारगेट है। इसी कारण से मैंने सीरीज चलाई हुई है। मैक्सिमम जरूर इसे शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर करके जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, माई मदर इंसिस्ट ऑन सेटिंग डैश समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी। तो ये तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि इनके मीनिंग क्या क्या हैं। तो सेट ऑन का मतलब जो होता है, क्या बता रहा हूं मैं, सेट ऑन का मतलब, इसका मतलब होता है अटैक या असेल। अटैक या असेल, आक्रमण करने को क्या बोलते हैं, सेट ऑन। हमला करना, आक्रमण करना, धावा बोलना, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑन। सेट इन जो शब्द है इसका मतलब होता है बिगिन करना, शुरुआत करना। सेट इन से क्या मतलब है, बिगिन, शुरुआत करना, ठीक है। सेट असाइड का मतलब है एक तरफ रख देना, बचा कर रखना, है ना, एक तरफ रख देना। सेट असाइड, असाइड मतलब एक तरफ। सेट फॉर का मतलब है किसी के लिए सेट करना, तो ये कुछ खास नहीं है। सेट फॉर कोई खास के लिए, कोई खास पर्पज के लिए किसी चीज को सेट करना, उसको बोलते हैं सेट फॉर। यहां जो आपका आंसर आएगा वो देखिए क्या होगा। कह रहा क्या है, माई मदर इंसिस्ट ऑन सेटिंग। मेरी मदर इस बात पर जोर देती है, किस बात पर, कि कुछ हर दिन कुछ चैरिटी के लिए भी रखा जाए। तो चैरिटी, दान देने के लिए भी कुछ पैसा एक तरफ रखा जाए, इस बात पर जोर देती है। तो यहां पे आपका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब है एक तरफ रख देना, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आ जाएं, द क्रिमिनल वॉज डैश लेस्ट ही शुड एस्केप। तो क्रिमिनल को ऐसा किया गया, वॉज के साथ आपको लगाना है पैसिव वॉइस, थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म सारी की सारी हैं। फेटिड यहां पे कोई फॉर्म नहीं है। फेटिड जो शब्द है इसका मतलब होता है स्टिंकिंग, ये एक एडजेक्टिव है। फेटिड का मतलब है स्टिंकिंग या फिर फाउल स्मेलिंग। आप इसे फाउल स्मेलिंग भी कह सकते हो, स्टिंकिंग भी कह सकते हो। दुर्गंध युक्त जो होता है उसे हम कहते हैं फेटिड। ये एक एडजेक्टिव है भाई। फेटर्ड जो है ये जंजीरों में बांधना होता है, बेड़ियों में बांधना होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो यही होगा कि क्रिमिनल अगर है तो क्रिमिनल को तो बेड़ियों से बांधा गया होगा। तो क्रिमिनल को बेड़ियों से, जंजीरों से क्यों बांधा गया, ताकि वो कहीं ऐसा ना हो कि वो एस्केप हो जाए। यहाँ पे एक चीज और समझ सकते हैं आप भाई, लेस्ट जो है, लेस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो जाए कि, कहीं ऐसा न हो जाए कि, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका मतलब समझिए कि यहां पे नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये वर्ड नेगेटिव हुआ तो यहां नोट का प्रयोग तब नहीं कर सकते, नहीं क्या भाई, यहां पे नोट तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है। दूसरी बात, लेस्ट के बाद अगर आपको जरूरत पड़े तो आप एक ही मॉडल लगा सकते हैं और वो शुड होता है। आप कोई मॉडल नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। आप यहाँ पे कोई मॉडल मत लगाओ, लेस्ट ही एस्केप कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मॉडल लगाना चाहें तो शुड ही एकमात्र मॉडल है। यहाँ वुड मत लगाना। एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वहां वुड दे के प्रश्न मिलता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा फेटर्ड। फेटल्ड जो शब्द है इसका मतलब होता है इन गुड कंडीशन। फेटल्ड का मतलब होता है इन गुड कंडीशन। एक फेटल को अगर वर्ब के रूप में यूज करें तो इसका मतलब रिमूव भी होता है, रिमूव करना, हटाना, ठीक है। जो ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा है उसको हटाने को भी क्या बोलते हैं, फेटल। और फेटिड, ये जो फीट, फीट की सेकंड फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म ये दोनों होती हैं। फीट, तो फीट का मतलब होता है टू ऑनर और प्रेज समवन, किसी का सम्मान करना, किसी की प्रशंसा करना पब्लिकली, ठीक है। किसी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना या सम्मान करना, ये क्या कहलाता है।
तो देखो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, और मैं सारा डिस्कशन इसलिए करता हूं क्योंकि किसी भी एग्जाम में, किसी भी टेस्ट में आपको हो सकता है इनमें से कोई वर्ड मिल जाए, वहां आपको अटकना नहीं है, वहां आपको रुकना नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है? द फर्स्ट 50 years ऑफ लाइफ आर डेडिकेटेड टू बिल्डिंग वंस लेजिटिमेसी while the last 50 are devoted to building one's legacy। पहले जो 50 साल हैं वो समर्पित होते हैं क्या बनाने के लिए? एक अपनी लेजिटिमेसी मतलब वैधता, मतलब कहें कि आप लीगल तरीके से कमा रहे हो, इस छवि को बनाने में लग जाते हैं। और बाकी 50 साल जो हैं, अंतिम 50 साल हैं, वो डिवोटेड होते हैं अपनी विरासत बनाने में, लीगेसी बनाने में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आर डेडिकेटेड टू दे रखा है। अगर आप बी के साथ में डेडिकेटेड टू का प्रयोग करते हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं ऐसी, जैसे विद अ व्यू टू होता है, विद लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, बी के साथ यूज टू होता है, एवर्स टू होता है, प्रोन टू होता है ना, एकस्टम्ड टू होता है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में ये टू जो होता है, ये इनके बाद में आईएनजी लगता है। तो यहां बिल्ड नहीं आएगा, बिल्डिंग आएगा। यहां क्या आएगा? बिल्डिंग। ये वो समझ पाएंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है ना। ये वो समझ पाएंगे जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है और वो मेंटली प्रिपेयर हैं कि हमें अच्छा स्कोर करना है। बाकी अगर ऐसे उठ के आ गए, पता ही नहीं है कि एसएससी क्या है, कैसी इंग्लिश पूछी जानी है, तो फिर कुछ समझ में आना ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिवोटेड टू में भी देखो आईएनजी आ रहा है। वही कारण है कि बी के साथ में डिवोटेड टू दे रखा आपको, तो आईएनजी आ रहा है। ठीक है ना। आगे आ जाओ। मीरा डिड दिस वर्क एज गुड एज शी कुड। अब यहां पे गुड की जगह वेल आएगा, बी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये डिड वर्ब है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो शब्द क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है एडवर्ब। ठीक है। वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उस शब्द को क्या बोलते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब जो होता है वो वेल होता है, गुड एडवर्ब नहीं होता, गुड एडजेक्टिव होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? गुड होता है वो एडजेक्टिव होता है, वेल एडवर्ब होता है। बाकी अगर मैं इसकी फॉर्म्स की बात करूं तो गुड, बेटर, बेस्ट, ये मतलब डिग्री की बात करें तो गुड, बेटर, बेस्ट है। और ऐसे ही वेल, बेटर, बेस्ट मीन्स अगर आप एडवर्ब की बात करेंगे तो भी आपको बेटर, बेस्ट मिलेगी, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अगर आप गुड की बात करेंगे एडजेक्टिव की तो भी बेटर, बेस्ट। बस फर्क पॉजिटिव डिग्री में आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। अगले प्रश्न में आ जाएं। आई डोंट लाइक द पर्सन बोस्टिंग फॉर हिज वेल्थ। पता होगा बोस्ट का मतलब शेखी बगारना, बड़ी बड़ी बातें करना, डिंग हाँकना, ये सब होता है। और इसको ऑफ से रिप्लेस करें। बोस्ट ऑफ लगता है। ठीक है। बोस्ट ऑफ मतलब शेखी बगारना, बोस्टिंग विद नहीं होता। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट पे आ जाएं। नोट कर लीजिए, भले ही चाहे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्यूशन का ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगले प्रश्न पे आए। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको? इंटेंजिबल का एंटोनिम बताना है। पहले तो इंटेंजिबल का मतलब देखो। इंटेंजिबल का मतलब है दैट विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसको टच नहीं कर, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, दोनों मतलब होते हैं। तो इसका मतलब होता है दैट, इसको वैसे ही कर दो। एक तो अनटचेबल कह सकते हो, जिसको टच नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं। ठीक है। और इनएफेबल भी कह सकते हो, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, दैट विच कैंट बी डिस्क्राइब्ड। जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वो भी क्या है? इंटेंजिबल है। दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिसे टच नहीं किया जा सकता, वो क्या है? इंटेंजिबल है। ठीक है। स्पर्श है। अच्छा, अब इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यहां पे हो जाएगा कॉन्क्रीट। जो कॉन्क्रीट फॉर्म में उसको टच कर सकते हो, जैसे कि पेन है, मैं इसको टच कर सकता हूं, ये बोर्ड है, मैं इसे टच कर सकता हूं, ये कॉन्क्रीट फॉर्म में है। इसका ऑपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। यहां ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो भी क्या है कि केवल कॉन्सेप्ट है, केवल एक आइडिया है, केवल आपको वो चीज सुंदरता है, बहादुरी है, आप कहें कि कम कायरता है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, जो कि टच नहीं किए जा सकते। केवल आप इसको ना तो देख सकते हो ना टच कर सकते हो, है ना। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो महसूस नहीं हो सके वही इंटेंजिबल, वही एब्स्ट्रैक्ट, तो दोनों सिनोनिम हुए। और इसका एंटोनिम हो गया कॉन्क्रीट, जिसे टच कर सकते हो, जो ठोस रूप में हो, जो मूर्त रूप में हो, जिसकी कोई साइज और शेप होती हो, उसे कॉन्क्रीट कहते हैं। इनसब्सटेंशियल क्या होता है? इनसब्सटेंशियल का मतलब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, जो पर्याप्त रूप से स्ट्रॉन्ग ना हो, जो मजबूत ना हो, वो इनसब्सटेंशियल है। ठीक है।
अच्छा, इसको इमेजिनरी भी कह सकते हो आप कहने को, इनसब्सटेंशियल को। ये सब्सटेंशियल का अपोजिट है, सब्सटेंशियल का जिसमें ताकत हो, जिसमें मजबूती हो, जिसमें स्ट्रेंथ हो, उसका अपोजिट कर दिया। एथेरियल क्या होता है? ये बहुत ही डेलिकेट होता है, मतलब वेरी डेलिकेट, वेरी डेलिकेट, है ना, बहुत ही नाजुक हो, उसको बोलते हैं। और ये एक्चुअल में एथेरियल वो भी होता है कि जो इस दुनिया का नहीं है, ठीक है, जो ऐसे लगता है इतना नाजुक है कि जो ऐसे लगेगा दुनिया का है ही नहीं, एज दो इट इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इसको आगे जोड़ सकते हो, वेरी डेलिकेट एज इफ इट वर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ऐसा लगेगा कि ये इस दुनिया का नहीं है, उसको एथेरियल बोलते हैं, ठीक है। वेरी डेलिकेट एज इफ इट वर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एज इफ इट वर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वेरी डेलिकेट। लाइट भी कह सकते हो, वेरी डेलिकेट लाइट, बहुत हल्का हो, बहुत नाजुक हो, ऐसे लगे कि इस दुनिया का है ही नहीं, उसे एथेरियल कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाएं। अगला आपसे क्या पूछा? नेक्स्ट पूछा है आपसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहला इसमें है जूरी इज स्टिल आउट। अगर जूरी इज स्टिल आउट है, इसका मतलब क्या है कि जूरी अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रही है, अभी भी वो डिसीजन पे विचार मंथन चल रहा है, जिसको बोलेंगे द डिसीजन इज अंडर कंसिडरेशन। द डिसीजन इज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। अभी भी विचार विमर्श चल रहा है, अभी भी डिस्कशन चल रहा है, जूरी अभी भी काम पे आउट है। आउट है मतलब जूरी अभी भी बैठ नहीं पाई है, जूरी अभी भी डिसीजन नहीं दे पाई है, उसको बोलेंगे। रोब द क्रेडल। रोब वैसे लूटना होता है, क्रेडल का पालना होता है, तो ऐसा मत करना कि पालने को चुरा लेना, बच्चे का जो पालना होता है उसको चुरा लेना, ऐसा नहीं है। यहां ये है कि मान लो कोई मान लीजिए 20-22 साल का कोई लड़का है और उसने विवाह कर लिया 10 साल के लड़की से ही, तो ये क्या हो गया? मतलब रोब द क्रेडल, मतलब उसके तो अभी खेलने कूदने के दिन है, पालने में रहने के दिन है, एक सपोज जैसे आपको इमेजिन करना है, और उससे उसने विवाह कर लिया, तो रिलेशन स्थापित करना किसके साथ में? जो अपने से बहुत ज्यादा छोटा हो, तो रिलेशनशिप विद समवन यंगर देन योरसेल्फ, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, देखें, अच्छा ये तो हो गया था। नेक्स्ट देखिए, पुल टुगेदर। पुल टुगेदर से मतलब होता है साथ में काम करना, तो ये हो जाएगा वर्क हार्मोनियसली, ठीक है। साथ मिलजुल कर काम करना, वर्क हार्मोनियसली, ये होगा इसका आंसर। भाई पुल टुगेदर, पुल मतलब खींचना, टुगेदर मतलब साथ में। मान लीजिए कोई रस्सी को खींचने का काम है और साथ में मिलकर खींचे, इसका मतलब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या दे रखा है देखना, देखिए इसको। सेंटेंस दे रखा है रेगुलर यूजर्स ऑफ प्लेसेस और रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा, मतलब हमेशा एक ग्राहक वर्ग होता है जो हमेशा एक प्रकार की दुकान पे जाएगा, उसी से सामान खरीदेगा, एक बार रेस्टोरेंट में जाएगा, वहीं पर खाना खाएगा, उसको बोलते हैं हम क्या? क्लाइंटेल। क्लाइंटेल, ग्राहक वर्ग जो एक ही दुकान पर जाएगा, एक ही रेस्टोरेंट में जाएगा, उसको क्लाइंटेल। क्लाइंट जो होते हैं ये, अब क्लाइंट का मतलब कोई एक प्रोफेशनल सर्विस लेने वाला, जैसे कोई लॉयर है, उससे आप प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हो तो लॉयर के क्लाइंट होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विस अगर आप लेने वाले हो तो उसको क्लाइंट बोलते हैं। ऑफन का अक्सर होता है, यूसेज का मतलब कोई ढंग, किसी शब्द को यूज करने का तरीका, वो यूसेज होता है, यूसेज बोलते हैं इसको, किसी भी शब्द को यूज करने का तरीका। 11 देखो, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, वो स्थान जहां पे सोल्जर्स रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बैरक। क्या बोलते हैं? बैरक। ऑर्डिनेंस डिपो जो होते हैं ना, इसमें ये वो जगह है जहां पे एम्यूनिशन रखा जाता है, जहां पे हथियार रखे जाते हैं। अ प्लेस वेयर एम्यूनिशन और वेपन्स आर स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहां पे गोला बारूद रखे जाएंगे, जहां पे हथियार रखे जाएंगे, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस डिपो। नोट कर लीजिएगा, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशन आर स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहां पे एम्यूनिशन और क्या? वेपन्स को रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं। शैक क्या होता है? ये स्मॉल बिल्डिंग होती है, a very small building, मतलब झोपड़ी को बोलते हैं। a very small building that is not properly built, जो कि ठीक तरीके से नहीं बनाई गई है, लकड़ी से बनी है, धातु खंड से बनी है, धातुओं के टुकड़े, मेटल पीसेस से बनी हो, वुड से बनी हो, छोटी सी बिल्डिंग हो, झोपड़ी मतलब कहें, उसको शैक बोलते हैं। आर्मर सुरक्षा कवच होता है, जो पहनते हैं ना सुरक्षा कवच युद्ध के टाइम पे, है ना, उसको बोलते हैं आर्मर।
फिर पूछा है बेस्ट एक्सप्रेसेस, सिनोनिम पूछा है। तो डायलेट का मतलब क्या है? डायलेट का मतलब होता है वाइड करना, वाइडन करना। क्या मतलब है? वाइडन। तो ये दे रखा है आपको, चौड़ा करना, बड़ा कर देना, एनलार्ज कह सकते हो, मेक लार्ज। ठीक है। डिले देरी करना होता है, रिड्यूस का मतलब कम करना होता है, डिक्रीज करना होता है, पोस्टपोन का स्थगित करना होता है। पोस्टपोन का स्थगित करना, रिड्यूस का कम करना, डिले का देरी करना। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो बगैर टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो आप यहां पे सीखेंगे। और अगर आपने मेरे साथ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया एग्जाम से पहले तो यकीन मानिए बहुत अच्छा स्कोर आपका रहेगा। ठीक है, आगे देखो भाई। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी की स्पेलिंग होती है DEROGATORY, मतलब GE नहीं आएगा, G आएगा, डेरोगेटरी। इसका मतलब होता है डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग मतलब अपमानजनक। ठीक है, डेरोगेटरी का मतलब होता है डिस्पैरेजिंग, मतलब अपमानजनक, इंसल्टिंग कह सकते हो, बिलिटलिंग कह सकते हो, अपमानजनक, ह्यूमिलिएटिंग कह सकते हो। कवेट क्या होता है? कवेट का मतलब क्रेव, ललायित होना, इच्छा करना, ये होता है कवेट। कवेट का मतलब क्रेव, डिजायर, इच्छा करना, ललायित होना। ये स्पेलिंग सही है, COVET ही होता है। ऑगरी की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग होगी AUGURY और इसका मतलब होता है ओमेन। शकुन बोलते हैं कि यह होगा, ये होने वाला है, भविष्य में ये घटित होने वाला है, उसको बोलते हैं ओमेन। अब वो गुड है कि बैड है वो लगाना पड़ता है, गुड ओमेन, बैड ओमेन। ठीक है। ऑगरी। क्रैबी, इसकी स्पेलिंग CRABBY, साथ साथ मेरे आप स्पेलिंग बोलते चलेंगे, याद रह जाएगा, CRABBY, क्रैबी। क्रैबी का मतलब होता है इरिटेबल, चिड़चिड़ा जो होता है, या फिर आप इसे फ्रेटफुल कह सकते हैं। ठीक है, चिड़चिड़ा, क्रैबी, CRABBY, क्रैबी, CRABBY, क्रैबी। क्रैबी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इरिटेबल, फ्रेटफुल, याद रखिएगा। अगला पूछा है आपसे क्या, रीड द सेंटेंस एंड फाइंड आउट विच ऑफ द 4 कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो ये PQRS आ गए। PQRS में देखो भाई कैसे करना चाहिए, वही ऑप्शन से अप्रोच करनी है। ऑप्शन में जाएंगे तो सबसे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी है, Q सबसे ज़्यादा बार है, Q 2 बार है, Q से पहले स्टार्ट करेंगे। तो Q में है टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, मतलब अगर आप जीवन को संपूर्ण रूप में जीना चाहते हैं, पूरी जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं, है ना, पूरी तरीके जीना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अब Q के बाद में एक में P है, A के बाद में R है। ठीक है, लेकिन एक बात देखो, यहाँ पे जो कुछ भी दे रखा है तरीके बता रखे हैं जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जीने के लिए, कि आपको ये करना चाहिए कि आपको रिस्क लेनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, और वो चीज़ करो जिसमें आपको डर लगता हो, वो भी चीज़ करना स्टार्ट कर दो। और गेट गुड एट बीइंग अनकंफर्टेबल, और जिस चीज़ में आप अनकंफर्टेबल हो वहाँ पे भी अच्छा महसूस करना शुरू कर दो, है ना। जैसे अंग्रेजी सीखने में मज़ा नहीं आ रहा लेकिन अच्छा महसूस करना शुरू कर दो। ये ज़िंदगी को फुल तरीके से जीने के तरीके हैं। और फिर कह रहा है कि स्टॉप वॉकिंग द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, और जहाँ पे कम से कम रुकावट हो उसको मतलब यूज़ करना बंद कर दो, उस रास्ते को। जहाँ रुकावटें नहीं हो, जहाँ रेजिस्टेंस नहीं हो, फिर ज़िंदगी का मज़ा ही क्या है। ज़िंदगी में रुकावटें, मुसीबतें होंगी तभी ज़िंदगी का मज़ा आएगा, कहने का मतलब ये है। अब देखिए एंड कब लगता है, एंड तब लगता है जब आप सब चीजें गिना चुके हो, अंतिम एक ऑप्शन हो, तभी तो लगेगा एंड। इसका मतलब P जो है, ये S जो है लास्ट में आएगा। बात समझ में आ रही है, S लास्ट में आएगा कि भाई ये भी करो, ये भी करो और ये भी करो, यही तो होगा। तो एंड लास्ट में आएगा, एंड लास्ट में आएगा, तो S लास्ट में, S लास्ट में किस में है, B में, इसमें नहीं है, ये काट दीजिए और बाकी ऑप्शन पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें भी PQRS है और इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी है, फ्रीक्वेंसी है C की सर्वाधिक। ठीक है, तो C से स्टार्ट करके देखेंगे पहले। तो C में क्या है, एज द बस इंस्ड थ्रू द इवनिंग लाइफ द ट्रैफिक ग्रू। कह रहा है कि जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, इवनिंग में, शाम के टाइम की बात है, तो ट्रैफिक बढ़ता गया। C के बाद में B आ सकता है क्या, व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज। अब ये ही किसके लिए आ रहा है पता है क्या आपको, नहीं पता, इसका मतलब ये ऑप्शन काट दो। नहीं क्या, भी हमें पता ही नहीं कि ही किसके लिए आ रहा है। ये जो प्रोनाउन है वो किस नाउन के लिए आ रहा है, वी डू नॉट नो अबाउट द नाउन, सो वी कैन नॉट यूज ही हियर विदाउट द गिवन नाउन, दैट्स व्हाई ए वुड बी एलिमिनेटेड। सो B, C और D का देखेंगे तो यहाँ पे एज द बस इंस्ड थ्रू, इंच थ्रू का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना। जैसे इवनिंग ट्रैफिक से धीरे धीरे आगे बढ़ी तो ट्रैफिक बढ़ता गया, होता है ना शाम का टाइम, दृश्य थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, भीड़ भाड़ भरा शहर है, शाम को बसें भी आ जाती हैं तो फिर बस धीरे धीरे चलती है, खिसकती रहती है, तेज गति नहीं चल पाती। तो C से स्टार्ट हमने किया। D देखो, देयर वॉज नो स्पेस ऑन द रोड एनी मोर, कोई स्पेस नहीं था रोड पर,
ठीक है। फिर देखो एक आदमी था बाइक पर, उसको चलना पड़ा किस पे, पेवमेंट। पेवमेंट पगडंडी को बोलते हैं, जो पैदल यात्रियों के लिए जगह होती है उसको पेवमेंट बोलते हैं। जब उसने कोशिश करी बाइक को कुदाने की, प्लंज का मतलब गोता लगाना होता है, तो कुदवाने की कोशिश करी पेवमेंट से रोड पर, तो एक कार ने उसको टक्कर मार दी। ये पूरी कहानी है। एक बात तो और भी पता है, ए के बाद में बी आएगा, तो ए के ठीक बाद बी आएगा, तो ये तो नहीं आएगा। यहां भी ए के बाद बी नहीं है, ए के बाद में बी यही है, तो हर तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो डी आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब आपको बताना क्या है, एक्टिव पैसिव। देखो किसका बताना है, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। मैं पसंद नहीं करता कि लोग मुझे बताएं क्या करना है। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होगा, थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म किसी में भी नहीं है, इसको छोड़कर ये आंसर आ गया, सब काट सकते हो सीधा सीधा। भी मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक, क्या पसंद नहीं है, कि मुझे लोग बताएं, बताया जाना। टेलिंग को इसने पैसिव में चेंज किया, आईएनजी को बीइंग में चेंज करेंगे, बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। ठीक है, तो मुझे बताएं लोग, ये मुझे पसंद नहीं है कि क्या करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका नरेशन का सेंटेंस। नरेशन में शी आस्क्ड इफ यू वर फीलिंग बेटर देन। एक बात तो तय है कि देन दे रखा है, इसका मतलब इससे पहले क्या रहा होगा, नाउ, है ना। देन दे रखा है, इसका नाउ रहा होगा। नाउ रहा होगा तो नाउ तो सब में है। अब देखो आस्क्ड मतलब इसको चेंज किस में करना है आपको, इनडायरेक्ट दे रखा, डायरेक्ट में चेंज करना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क सभी में है लेकिन यहां नहीं है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया, काट दो इसको, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि इसने आस्क किया है और इफ लगाया है। कंजंक्शन इफ या वेदर या WH वर्ड हो तो यही करना होता है। अच्छा, बाकी बचे ऑप्शन में से ये दो काट सकता हूं, क्योंकि जब आप इसको डायरेक्ट में चेंज करोगे तो इफ कंजंक्शन तो नहीं रहा होगा, है ना। कंजंक्शन तो लगाते हैं जब आप चेंज करने के लिए लेकर आते हो इसको। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब जाके कंजंक्शन लगाते हैं, तो यहां तो कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर अपने आप ये आ गया। और अब इसको बनाकर देख लेना कि ये आपका आंसर आ रहा हो तो इसका मतलब ठीक है, वरना गलत है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे। अब बताना है आपको क्या, ये बताना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आई यूज टू गोइंग ऑन। देखो गोइंग तो नहीं आएगा, ये यूज टू से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होती, मान लो यहाँ पे इज एम आर वॉज वर्ब कोई बी का रूप होता तो जरूर यहाँ पे गोइंग आता, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब टू के बाद V0 आएगा, तो पहली बात तो गो आएगा। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। नो इंप्रूवमेंट कब आता है, जब इनमें से कोई गलती नहीं होती, है ना। तो ये गलती है यहाँ पे, इसलिए नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अब गो आएगा तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ देखो गोइंग दे रखा है आपको। ठीक है, दूसरी बात, फुट के पहले ऑन लगता है, फुट के पहले ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब पैदल, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, बाई फुट दे रखा है। तीन ऑप्शन कट गए, अपने आप आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए। आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर। मैं और मेरे पेरेंट्स साथ रहते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो प्रोनाउन का, कि भाई फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन तीनों साथ में हो तो 2 3 1 का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट, 2 3 1 का। ये एक्चुअल में रटने वाली बात भी नहीं है, ये शिष्टाचार है कि जब आप 3 लोगों को साथ लेके जाएं, है ना, 2 3 1 1 2 3, जब हम तीनों साथ हो तो शिष्टाचार ये है कि जो आपके सामने हो पहले उसकी इज्जत करें, उसके बाद तीसरे व्यक्ति की और लास्ट में खुद को रखें। ये एटिकेट्स के अंदर आता है। वैसे अगर प्लूरल हो तो प्लूरल होने में क्या है कि आप किसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप प्लूरल बनते हैं वी। तो आपका दायित्व तो बनता है जो आपके साथ के लोग हैं उनको पहले लेकर आए, है ना, उसके बाद सेकंड जो सामने है, उसके बाद थर्ड। तो यहां तो खैर पेरेंट्स दे रखा है और आई दे रखा है। ठीक है, आई एंड माई पेरेंट्स। तो यहां पे आपको किसी भी तरीके से देख लो, चाहे इस तरीके से देखो या 2 3 इस तरीके से देखो, 2 3 आएगा तो 1 2 3। तो यहां पे देखो 1 पहले और 3 बाद में आ रहा है, यहां 3 पहले और 1 बाद में आ रहा है। अब एक्चुअल में क्या हो गया इसके अंदर, यहां पे थोड़ा सा पेज फंस गया कि पेरेंट्स यहां पे दे रखा है प्लूरल आपको और आई दे रखा है सिंगुलर। तो ऐसी कंडीशन में जो फर्स्ट जो आपका सिंगुलर वाला फॉर्मेट है उसी को यूज करें, इसको देखकर यूज करें। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 3 1। 2 3 1 में क्या कॉन्सेप्ट होता है, 3 1 का। तो माई पेरेंट्स को लेके जाओ इधर, आई को लेके जाओ इधर। अगर ऐसी स्थिति हो जाए, दोनों मिक्स हो, सिंगुलर भी हो प्लूरल भी हो, तो फिर आप थर्ड पर्सन को पहले लाओ और फर्स्ट पर्सन को बाद में। इसका मतलब माई पेरेंट्स एंड आई कहां पे है, ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा 19 कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा 19 हो गया, 20 में आ जाओ। 20 देखिए,
नरेंद्र एंड हिज वाइफ डिपार्टेड फॉर न्यूयॉर्क बाय एयर इंडिया यस्टरडे। सही है। डिपार्ट फॉर का मतलब है किसी के लिए निकल पड़ना। आप कहीं घर से निकलते हो, किस जगह के लिए निकलते हो, उसमें डिपार्ट फॉर ही आता है, तो यहां कोई गलती नहीं है, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो ये तो आपके आंसर्स आ गए, कोई बात नहीं। अब देखो क्लोज टेस्ट की बारी है। क्लोज टेस्ट करते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट इज द कर्स ऑफ मॉडर्न टाउन्स। भी आधुनिक जो टाउन्स हैं, आधुनिक जो कस्बे हैं, उन कस्बों में फ्रेगमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट, भी वातावरण जो है ना उसका फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, जो भी माहौल है वो टूट चुका है टुकड़ों में। ये सबसे बड़ा क्या है, अभिशाप है। कर्स का मतलब अभिशाप, कर्स का ऑपोजिट बोन होता है। तो आधुनिक जो कस्बे हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट जो है वो क्या है, कर्स है। क्या कहना चाह रहा है, डैश पब्लिक अथॉरिटीज वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ डैश लैंडस्केप, दे अपीयर टू एक्ट इन ब्लिंकर्ड आइसोलेशन। एक बात समझने में आ गई होगी आपको। कह रहा है कि भाई पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं उनको काम तो कैसे करना चाहिए, मिलकर, है ना, साथ में काम करना चाहिए। किस लिए, ताकि वो अचीव कर सकें इस चीज को। लेकिन वो लगते कैसे हैं, दो क्लोज हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो, देखो और तो पता नहीं आपको आए नहीं है, लेकिन ये तो पता होगा वर्ड आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग, लेकिन वो ऐसा लगता है कि अलग थलग काम कर रहे हैं। ब्लिंकर्ड का मतलब होता है नैरो माइंडेड, संकीर्ण तरीके से। तो उनकी संकीर्ण विचारधारा होती है और कहें कि वो अलग थलग काम करते हैं, ऐसा लगता है कि वो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन देखो। इवन इफ का मतलब होता है चाहे, इवन दो का मतलब भी होता है चाहे। इवन इफ, इवन दो, दोनों का मतलब है चाहे ऐसा हो जाए। इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद। ठीक है, अब कौन सा फिट बैठेगा, ऐसे फिट बैठेगा कि चाहे पब्लिक अथॉरिटीज काम करती हो ऐसे, लेकिन वो ऐसा लगता है कि प्रतीत होते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में आगे पढ़ेंगे इस सेंटेंस को तो पता लगेगा कि यहाँ पे एक सजेशन है कि इनको काम तो ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो काम इसकी बजाय ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीड ऑफ होना चाहिए। ठीक है ना, देखो यहां पे कर देंगे इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ कह रखा है कि भाई मॉडर्न टाउन्स का अभिशाप क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट। कह रहा है कि पब्लिक अथॉरिटीज साथ काम करने की बजाय टू अचीव अ डैश लैंडस्केप, किस लिए साथ काम करें, ताकि वो ऐसा लैंडस्केप प्राप्त कर सकें। कैसा लैंडस्केप, कैसा लैंडस्केप प्राप्त कर सकें, लैंडस्केप मतलब परिदृश्य। कोऑर्डिनेटेड मतलब सहयोग से बना हुआ, मिलजुल कर साथ काम करने से बना हुआ। क्लीन का मतलब साफ सुथरा, ब्यूटीफुल का सुंदर, इमेजिनरी का काल्पनिक। तो यहां पे साथ मिलकर काम करें, तो इसलिए अब यहां पे कह रहा है आइसोलेशन में काम करते हैं, अलग थलग काम करते हैं, मिलजुल कर काम नहीं करते। तो मिलजुल कर करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटेड। तो यहां आएगा कोऑर्डिनेटेड, मिलजुल कर काम करना, कोऑर्डिनेटेड। दे अपीयर ऐसा लगता है कि वो काम करते हैं आइसोलेशन में, और किस में, म्यूचुअल डैश। अब जब आइसोलेशन में काम करते हैं तो परस्पर उनमें क्या होता है, भी जब अलग थलग काम करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उनमें परस्पर ट्रस्ट तो नहीं होगा। ये तो पॉजिटिव वर्ड है, वो तो नेगेटिव हो गया ना। एक तो मिलजुल कर, यूनियन इज स्ट्रेंथ हमने सुना है, संगठन में शक्ति होती है, मिलकर काम करना चाहिए। अलग थलग काम कर रहे हो तो ट्रस्ट तो नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, इंटरेस्ट। इन दो में से आएगा अविश्वास, भी ये तो अपमान हो गया। उनका आपस में अविश्वास रहता है, एक को दूसरे पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो मिलजुल कर काम नहीं करते हैं, अलग थलग काम करते हैं। तो डिस्ट्रस्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एज दो, अब अच्छा एज दो और एज इफ, ये जो शब्द होते हैं ना, एज इफ हो, एज दो हो, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बताते हैं कि दिया गया सेंटेंस कैसा है, कंडीशनल। अगर ये शब्द दे रखे हैं इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, कंडीशनल है। और कंडीशनल सेंटेंस है, इसका मतलब आप ध्यान रखें कि जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी। ठीक है, तो एज दो ह्यूमन एनवायरमेंट, जैसे कि मानो कि मानव ये जो माहौल है, ह्यूमन एनवायरमेंट है, वो बटा हुआ है किसमें, सेपरेट बिट्स में, अलग टुकड़ों में। बिट्स टुकड़े, सेपरेट अलग अलग, स्प्लिट अप मतलब डिवाइडेड, बटा हुआ है। तो क्या लगेगा, क्योंकि एज दो आ गया इसलिए देखो सिंगुलर तो आने का सवाल ही नहीं है। और कंडीशनल सेंटेंस में आपको पता है कि वर लगता है, ठीक है, इसलिए वर आएगा, आर नहीं लगेगा। कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट में जाएगा, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, वर लगेगा। आगे क्या कह रखा है, विद ब्लाइंड डिसरिगार्ड, इसमें क्या होता है कि भाई मतलब ब्लाइंड तरीके से, बिना मतलब सोचे समझे, डिसरिगार्ड होता है, अपमान होता है किसका, व्हाट द फाइनल रिजल्ट लुक्स लाइक, है ना, किसके लिए, तो डिसरिगार्ड फॉर, इस चीज के लिए डिसरिगार्ड होता है। किस चीज के लिए, कि फाइनल रिजल्ट कैसा दिखता है, फाइनल रिजल्ट क्या होगा उसका डिसरिगार्ड, की अंतिम रिजल्ट चाहे कुछ भी आए लेकिन ये ऐसे काम करते हैं। तो डिसरिगार्ड फॉर आ जाएगा, डिसरिगार्ड फॉर, ये डी आपका आंसर आ जाएगा।
डी में 4 आपका आंसर आ जाएगा, है ना, ये आंसर आ जाएगा। एक बार फिर समझ लो क्या कहना चाहता है। ये एक बार बताया है कि कस्बों में काम कैसे होता है, आजकल के टाउन्स में काम कैसे होता है। कह रहा है कि भी एनवायरमेंट का फ्रेगमेंटेशन जो है वो मॉडर्न टाउन्स का कर्ज है। पब्लिक अथॉरिटीज जो है, लोक अधिकारी जो होते हैं, उन्हें काम तो करना चाहिए मिलजुल कर, लेकिन वो काम करते हैं कैसे, वो करते हैं आइसोलेशन में। ये कहानी बतानी है, तो इसलिए देखो ये विरोधाभासी स्टेटमेंट है। तो इसकी बजाय, किसकी बजाय कि साथ काम करने की बजाय, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड लैंडस्केप बने, एक ऐसा माहौल बने जो मिलजुल कर काम करने वाला माहौल हो, इसकी बजाय वो ऐसा लगता है कि काम करते हैं ब्लिंकर्ड आइसोलेशन में, अलग थलग काम करते हैं और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट में काम करते हैं, उनमें परस्पर अविश्वास रहता है। जैसे कि मानो ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है बटा हुआ हो, तो वर आ गया क्योंकि S2 आ रखा था सेपरेट बिट्स में, और इसमें पूरी तरीके से डिसरिगार्ड होता है किस चीज को लेकर, फाइनल रिजल्ट को लेकर। ठीक है, तो ये आपका आज का सॉल्यूशन हुआ। जो भी आपका यहाँ पे स्कोर आ रहा है वो बताइएगा। बाकी यहाँ पे आंसर शीट दे रखी है, पहले भी आप देखकर मैच कर सकते थे, बाकी सॉल्यूशन के लिए वीडियो आपको देखना था। ठीक है भाई, तो ये था आज के इस सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन मॉक टेस्ट नंबर 5 में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।